वेलकम टू गरुड़ा चैनल। स्वागत है आपका वापस से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु जिनके बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं मुख्य बिंदुओं को। तो सबसे पहले है कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, ताज का शासन 1858 से 1947 तक, भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास और उत्तरदायी सरकार का विकास। चलिए इन सब बिंदुओं को देखने से पहले संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त कर लिए। कंपनी, जिसके पास अभी तक सिर्फ व्यापारिक उद्देश्यों तक सीमित थी, 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता अगस्त के रूप में जारी रहा। स्वतंत्रता पश्चात भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में M.N. राय, जो कि भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे, के सुझाव को अमल लाने के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। चलिए अब देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश संसद पर ईस्ट इंडिया का नियंत्रण प्रारंभ हो गया। बंगाल गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। कुछ मामलों में बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इसके तहत बंगाल में एक प्रशासक मंडल का गठन किया गया। गवर्नर जनरल और 4 सदस्य शामिल थे जिन्हें कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पहली बार कंपनी के अधीन प्रदेश को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। इसके तहत ब्रिटेन में 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सिविल, सैन्य, राजस्व संबंधी मामले देखने का अधिकार प्राप्त था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक गतिविधियों पर अधिकार था। इस प्रकार भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की गई। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी 3 सदस्यों वाली परिषद के द्वारा किया जाता था, जिसमें एक स्थान मुख्य सेनापति को दिया गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को पूर्ण रूप से बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। अब जानते हैं चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। इसके तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार यानी कि चाय को छोड़कर छीन लिया गया। कंपनी का चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को अनुमति दी गई और कंपनी की आय से शिक्षा के लिए कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब जानते हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य, जो कि अस्थायी सदस्य होता था, वो विधि विशेषज्ञ होता था और प्रथम विधि विशेषज्ञ थे मैकाले। विधि आयोग गठित किया गया भारतीय कानून को संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से। इसके तहत चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। हम जानते हैं चार्टर एक्ट 1853। तो इसके तहत ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी से भारत का शासन ले सकती है। नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टर्स के संरक्षण को समाप्त कर दिया गया और विधि सदस्य को कार्यकारी सदस्य का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। सिविल सेवा अब परीक्षा आधारित कर दी गई यानी कि खुली प्रतियोगिता। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयक का वीटो का अधिकार प्राप्त था, जिसमें 6 में से 4 सदस्यों का चुनाव स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा द्वारा। अब जानते हैं ताज का शासन 1858 से 1947 तक।
चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत भारत का शासन ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया, यानी कि महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय रखा गया, जो कि थे लॉर्ड कैनिंग। यह ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और नए पद यानी कि भारत राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति प्राप्त थी। सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। हम जानते हैं भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास। आइए जानते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। इसके तहत कार्यकारी परिषद में 5वें सदस्य को बढ़ाया गया। कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य नामित किए जा सकते थे। विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें केंद्र में विधि निर्माण के लिए कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सरदिनकर राव विधानसभा परिषद में मनोनीत किए गए। अब जानते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, जो कैबिनेट सिस्टम का आधार था। बम्बई और मद्रास को उनकी विधिक शक्तियां वापस कर केंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 6 हो गई और केंद्र और प्रांतों में परिषदों के आकार और कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर दी गई। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्न पूछने और उत्तर देने का अधिकार दे दिया गया। सेंट्रल काउंसिल में अधिकतम 22 सदस्य थे, जिनमें 10 से 16 अतिरिक्त सदस्य, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया, हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। जानते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919 यानी कि पार्लियामेंटो सुधार के बारे में। तो इसके तहत वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को रखने का प्रावधान किया गया, जिसमें पहले भारतीय थे सत्येंद्र सिन्हा। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार की व्यवस्था की गई, जिसमें लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रयोग किया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस करने का अधिकार और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। अब देखते हैं उत्तरदायी सरकार का विकास। सबसे पहले है भारत शासन अधिनियम 1919। इसके अंतर्गत केंद्र के कार्यकारी परिषद में से 8 में से 3 सदस्य भारतीय होंगे। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों की सूची को पहचान व पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई। आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय शामिल थे। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की प्रारंभ की गई। सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों एवं यूरोपियों को भी पृथक नेतृत्व सिद्धांत का विस्तार किया गया। इसके तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया। 1962 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया और इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया। भारत शासन अधिनियम 1935। इसके तहत पहली बार संघात्मक सरकार बनाने का प्रयास किया गया। प्रांतीय स्तर पर शासन को समाप्त कर स्वायत्त सरकार की व्यवस्था की गई। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ किए गए, जिसमें 2 विषय शामिल थे, संघीय और आरक्षित। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई के रूप में पेश किया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की अवधारणा दी गई। इसके लिए 3 अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची शामिल है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रखी गई। इसके अंतर्गत देश में मुद्रा और शाख पर नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत भारतीयों और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को अपना संविधान बनाने की अनुमति दी गई। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई। ब्रिटिश सम्राट का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया
और भारत सचिव का पद समाप्त कर इसका कार्य राष्ट्रमंडलीय मामलों के सचिव यानी सेक्रेटरी फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दिया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमें प्रोत्साहित करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे मोटिवेटेड।